हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तक पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे और इस वीडियो के साथ ही फाइनेंस फॉर एवरीवन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि आपकी लिस्ट में ऐड हो जाए और आपको एग्जाम टाइम में इधर उधर भटकना ना पड़े। तो हमारा पहला टॉपिक है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यानी DI स्लिप। देखिए, ये बोल रहा है कि देखिए पहले क्या होता था। अब के टाइम पे तो मोबाइल आ गया, हमारा सब काम क्या है मोबाइल से हो जाता था। लेकिन पहले के टाइम पे क्या है, नेट नहीं हुआ करता था, मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जब भी हमें किसी को पैसे देने होते थे तो हम चेक की मदद से पैसे देते थे, है ना। बैंक टू बैंक किसी को पैसे देने तो हम उसको चेक बना के दे देते। तो वैसी जो ये है ना DI स्लिप, ये भी ऐसे ही है। हमें किसी को शेयर खरीदने हैं, किसी को शेयर बेचने हैं, तो वो सारा काम किसमें, DI स्लिप में होता है। ये जो DI स्लिप होता है ना, ये बैंक की चेकबुक की तरह ही काम करता है। लेकिन ये अब के टाइम में यूज नहीं होता क्योंकि अब तो डीमेट अकाउंट आ गया है ना। सब काम क्या डिजिटली हो जाता है, नेट से हो जाता है। तो ये उस टाइम पे यूज होता था जब ये डीमेट अकाउंट नहीं हुआ करते थे, जब हाथों से शेयर बेचे जाते थे, कागज पे बेचे जाते थे, फिजिकली बेचे जाते थे ना, जब यूज होती थी DI स्लिप। तो इसी स्लिप पे सारी इंफॉर्मेशन होती, जो भी शेयर होल्डर है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती थी, कौन सा शेयर है, उसकी कितनी अमाउंट है, सब उस पे बनाया जाता था। तो मेनली जैसे चेकबुक पे सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, कौन सा बैंक है, कौन सा अकाउंट नंबर है, IFSC कोड वगैरह, वैसी सेम ये जो DI स्लिप थी इस पे भी सारी इंफॉर्मेशन होती थी। अब अगला है बिजनेस डेज, प्री ओपनिंग सेशन एंड ट्रेडिंग सेशन। देखिए, जो बिजनेस डे है एक कॉमन टर्म है शेयर ट्रेडिंग में। जो बिजनेस डे आमतौर पर यूज किया जाता है शेयर ट्रेडिंग में। तो देखिए, बिजनेस डे को आप ऐसे समझ सकते हैं, बिजनेस डे वो डे होता है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, है ना, जिसपे आप स्टॉक खरीदते हैं, सेल करते हैं ना, तो उसे कहते हैं बिजनेस डे। और देखिए, जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया या बैंक हॉलीडे हो गया, तो ये जो भी होते हैं ना, ये जो दिन होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन बिजनेस डे। मतलब इस दिन पे जो स्टॉक मार्केट है वो बंद रहती है, उस दिन आप कोई भी स्टॉक खरीद नहीं सकते, कोई भी स्टॉक सेल नहीं कर सकते। सैटरडे, संडे और बैंक हॉलीडे वाले दिन नो बिजनेस डे होता है। अब देखिए, मार्केट का खुलने का टाइम क्या होता है, वो खुलती है 9 बजे। और जो शुरू के जो 15 मिनट होते हैं ना, वो प्री ओपनिंग सेशन होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। ये कितने मिनट का होता है, 15 मिनट का। तो असली मार्केट जब खुलती है वो खुलती है 9:15 पर। उसी टाइम आप सारे स्टॉक खरीद सकते हैं और सारे स्टॉक बेच सकते हैं। तो देखिए, जो असली ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वो 9:15 पर होती है। अब देखिए, 9 बजे मार्केट खुल जाती है। देखिए 15 मिनट में क्या होता है, 15 मिनट में होता है जो भी ऑर्डर कलेक्शन पीरियड होता है और जो ऑर्डर मैचिंग पीरियड होता है। तो इस 15 मिनट में देखा जाता है कि किसी ने कोई भी पहले से कोई स्टॉक खरीद रखा है या किसी ने कुछ बॉली लगा रखी है, तो वो मैच कर रही है नहीं कर रही है, जो जिसने भी कोई भी कलेक्शन ले रखा है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो 15 मिनट में पहले तो ये सब देखा जाता है। 15 मिनट बाद फिर असली मार्केट शुरू होती है जिसमें सब खरीदते और बेचते हैं। अब देखिए, जो ऑर्डर कलेक्शन पीरियड होता है इसमें क्या होता है। तो देखिए, इस पीरियड में जितने भी ऑर्डर होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। जितने भी जो भी खरीद रहे हैं लोग, जो भी परचेस कर रहे हैं, उनके नाम सजेशन मतलब पूरी लिस्ट बनाई जाती है ना। तो उसमें देखा जाता है कितने लोग एंटर किए हैं, कितने लोग अपने स्टॉक को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं या कितने लोग कैंसिल कर रहे हैं, मतलब जो भी उन्होंने परचेस करा है उनको कैंसिल कर रहे हैं ऑर्डर को। तो ये सब पहले देखा जाता है। फिर देखिए, सब ऑर्डर को कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद मैचिंग स्टार्ट होती है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसने कोई स्टॉक खरीदा, मतलब उसने बोली लगाई कि ये स्टॉक क्या है 100 रुपए में मैं खरीदना चाहता हूँ, और मान लीजिए वो 100 रुपए का ना होकर 105 रुपए का है स्टॉक। तो ऐसे में क्या है, वो मैच नहीं करेगा ना, तो मैच नहीं कर पाएगा तो उसको वो स्टॉक नहीं मिलेगा। तो ये सब पहले मैचिंग की जाती है, मतलब जिन्होंने जितनी बोली लगाई क्या वो उतने में खरीद पा रहे हैं, स्टॉक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनको जो खरीद पा रहे हैं उनको स्टॉक मिल जाता है जैसे ही मार्केट स्टार्ट होती है। और जिनका मैच नहीं होता उनको वो मार्केट स्टार्ट होने पर वो स्टॉक नहीं मिलता। तो ये 15 मिनट में पहले शुरू के 15 मिनट में कर लिया जाता है। लोग 15 मिनट से पहले बोली लगाते कि ये स्टॉक जो पहले जो स्टॉक चाहता है ना उसकी पहली बोली लगा के रखता है। तो 15 मिनट में आप याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डर कलेक्शन पीरियड होता है और ऑर्डर मैचिंग पीरियड होता है 15 मिनट का। फिर उसके बाद असली मार्केट शुरू होती है। फिर जिन्होंने बोली लगाई होती है अगर उनकी बोली मैच हो जाती है तो उनको वो स्टॉक पहले ही मिल जाता है। अब देखिए, जितना भी मैंने आपको बताया कब स्टार्ट होते हैं 9:15 पे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग सेशन यानी बिजनेस डे भी बोलते हैं। तो ये बिजनेस डे पूरे डे जो होता है ये कब खत्म होता है, 3:30 पर। तो सुबह जो मार्केट स्टार्ट होती है वो 9:15 से, फिर खत्म कब होती है 3:30 बजे। तो ये जो बीच का जितना भी पीरियड रहता है ये होता है ट्रेडिंग सेशन होता है, यानी ये पूरा का पूरा बिजनेस डे होता है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं ये जो बिजनेस डे होता है ये करीब करीब 6.5 घंटे का होता है। तो यही पीरियड होता है जब लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं, मतलब ट्रेडिंग इसी टाइम स्टार्ट होती है, इसी के बीच में हो सकती है ट्रेडिंग। और मैंने आपको पहले ही बताया सैटरडे, संडे और बैंक हॉलीडे वाले दिन मार्केट बंद रहती है। तो देखिए, मार्केट कब ओपन रहती है, मंडे से फ्राइडे, कितने बजे, 9:15 से 3:30 बजे तक। तो ये आप याद रखिएगा। अब अगला है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। तो देखिए, आप नाम से ही समझ गए होंगे, ओपनिंग प्राइस मतलब जब मार्केट खुलता है उस टाइम पे किसी भी स्टॉक की क्या प्राइस है, और जब मार्केट बंद होता है
तो उस टाइम पे उस स्टॉक की प्राइस कितनी है। तो देखिए 9:15 पे मार्केट खुला तो उस टाइम मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू है 100 रुपए, और 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ तो ऊपर नीचे जब ग्राफ होता रहता है तो एंड में जाके उसकी कोई वैल्यू आ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्लोज प्राइसिंग। तो मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू कितनी 100 रुपए, और जैसे ही मार्केट बंद हुआ उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2000 हो गई, तो इसी को बोलते हैं ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस कितनी थी 100 रुपए और क्लोजिंग प्राइस थी 2000 रुपए। तो देखिए क्लोजिंग प्राइस को आखिरी के 30 मिनट में निकाला जाता है। 3 बजे जब मार्केट बंद होने वाली होती है तो 3 बजे के बाद 3:30 बजे तक जो आखिरी के 30 मिनट होते हैं उस पे ये क्लोजिंग प्राइस निकाली जाती है। तो इसको आप एक टेबल से समझिए। अब टेबल में देखिए आपको टाइम बताया गया है, प्राइस बताया गया है और कितने शेयर हैं वो बताया गया है, यानी वॉल्यूम बताया गया है, और फिर उसकी क्या वैल्यू है वो बताई गई है। अब देखिए 3 बजे जो प्राइस थी वो थी 50 रुपए, और कितने स्टॉक की वैल्यू थी 20, यानी 20 खरीदे गए और उनकी प्राइस थी 50, तो कितनी वैल्यू होगी 1000 हो गई। अब देखिए 3 5 पर 55 इंटू 10 कर दीजिए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐसे निकाल लीजिए पूरी टेबल है ना, लिस्ट बना लीजिए। अब देखिए टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 60, और देखिए टोटल वैल्यू कितनी हो गई 3100। अब हमें देखिए क्लोजिंग प्राइस निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला देखिए वेट एवरेज प्राइस इक्वल्स टू टोटल ट्रेड वैल्यू अपॉन में ट्रेड वॉल्यूम। यानी देखिए ट्रेड वैल्यू कितनी आई थी 3100 रुपए, उसको डिवाइड कर दिया हमने 60 से, यानी जो वॉल्यूम थी उसे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 51.67 रुपीज। तो यानी ये जो प्राइस आई है ये क्या थी क्लोजिंग प्राइस थी। तो आपने देख लिया कि जो ओपनिंग प्राइस होती है जब मार्केट खुलता है 9:15 पर, उस टाइम स्टॉक की वैल्यू क्या होती है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस जब मार्केट बंद होने वाला होता है उस टाइम पर उस स्टॉक की क्या प्राइस है उसे बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, और इसको हम आखिरी के 30 मिनट में निकालते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए जब भी मार्केट क्लोज होता है तो जो किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होता है जब अगले दिन मार्केट खुलता है तो वही प्राइस सेम होता है, मतलब आज मान लीजिए 51.67 पे बंद हुआ है तो अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो वही स्टॉक की प्राइस क्या है 51.67 होगी, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे मेनली 2 कारण होते हैं। तो देखिए पहला कारण ये है कि मैंने आपको बताया था प्री ओपनिंग सेशन होता है, जब भी मार्केट स्टार्ट होती है प्री ओपनिंग सेशन होता है, उसमें 15 मिनट का टाइम होता है। प्री ओपनिंग सेशन में क्या होता है सारे ऑर्डर को कलेक्ट किया जाता है फिर उन्हें मैच किया जाता है। तो जब भी प्री ओपनिंग सेशन होता है कोई भी स्टॉक मान लीजिए उसका जो क्लोजिंग प्राइस है उतना है, लेकिन उसी को किसी और ने और दाम पे खरीद लिया, उसका ऑर्डर मैच हो जाता है, अगर वो खरीद लेता है तो उस स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। फिर जब मार्केट 9:15 पे खुलती है तो उस स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। तो देखिए पहला रीजन तो ये हो सकता है प्री ओपनिंग सेशन की वजह से। और देखिए दूसरा कारण ये है कि जब भी बिजनेस डे बंद होता है और फिर अगला बिजनेस डे स्टार्ट होता है तो उस टाइम के बीच में कई सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और कई सारे जो सोशल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टॉक के जो प्राइस है ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है जब क्लोजिंग प्राइस उस स्टॉक मार्केट की अगले दिन भी वही सेम प्राइस होगी, उसकी ऊपर नीचे भी हो सकती है, या तो बढ़ भी सकती है या गिर भी सकती है। वो इम्पैक्ट करता है जो सोशल एक्टिविटी होती रहती है ना बाद में, क्योंकि 3:30 बजे तो मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या बाहर तो सब चल रहा रहता है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, और भी कई सारी जो कंपनीज है वो वर्क करती रहती हैं, तो वो स्टॉक पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये 2 कारण की वजह से जो क्लोजिंग प्राइस है जब भी मार्केट खुलेगा तो वो सेम प्राइस पे नहीं खुलेगा। तो ये 2 कारण हो सकते हैं, पहला क्या है प्री ओपनिंग सेशन और दूसरा है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो भी इवेंट्स है वो रेगुलरली चल रहे हैं। अगला है ब्लू चिप स्टॉक्स एंड डिफेंसिव स्टॉक्स। तो देखिए दोनों का मतलब सेम ही है, डिफेंसिव स्टॉक को ही हम ब्लू चिप स्टॉक भी बोलते हैं। अब देखिए जो ब्लू चिप वर्ड है ये जो टर्म है इसको कहां से लिया गया है, एक कार्ड की गेम होती है ना, पोकर में गेम होती है, कार्ड गेम होती है, आपने सुना होगा पोकर का नाम, तो वहां से ये ब्लू चिप लिया गया है। तो देखिए पोकर गेम में ब्लू कार्ड का जो ब्लू कलर होता है ना उस चिप का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू, मतलब जो भी अगर आप पोकर वगैरह खेलते हैं, जो नहीं भी खेलता है तो ऐसे समझ सकता है जो भी उनके पास कार्ड होता है ना उसमें जो नीले कलर का कार्ड होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो देखिए ओलिवर गिनगोल्ड नाम का एक व्यक्ति था जो एम्प्लॉय था डो जोन्स, एक कंपनी थी उसका एक एम्प्लॉय था, उसने पहली बार ब्लू चिप टर्म का यूज किया था 1920s में। तो 1920s के बाद से ये जो ब्लू चिप है ये फेमस हो गया। तो देखिए ब्लू चिप का असली मतलब क्या है, तो देखिए ब्लू चिप स्टॉक्स ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी काफी ज्यादा गुड होती है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, उनकी अर्निंग भी अच्छी होती है और वो एक रिलायबल होते हैं और मतलब ये लंबे समय तक अच्छा ग्रो करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसमें मोस्टली ऐसी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो काफी ज्यादा फेमस होती हैं, काफी ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, काफी ज्यादा मतलब पावरफुल भी होती है, मतलब डेवलप्ड होती है। ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी हाई नेटवर्क होती है, नेटवर्थ भी इनकी काफी ज्यादा हाई होती है। अगर एग्जांपल के रूप में बताऊं तो जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, है ना, ऐसी जो नामचीन कंपनीज होती हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है, एचडीएफसी हो गई, तो ये सब क्या है ब्लू चिप्स में आती हैं, इनके जितने भी स्टॉक्स हैं सब ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। अब देखिए इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें क्या एकदम से उतार चढ़ाव नहीं आता, ये कि स्टेबिलिटी आपको देता है, इसमें लंबे समय तक धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है। तो ऐसा तो नहीं है इसमें एक दिन में ही मतलब हाई पहुंच जाए, इसमें क्या धीरे धीरे करके लंबे समय तक इसमें आपका जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है स्टॉक्स की, इसमें मतलब आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और ऐसे स्टॉक में आपको काफी लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखना होगा।
और देखिए ब्लू चिप को हम डिफेंसिव स्टॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से डिफेंसिव है, मतलब इसमें ज्यादा ना तो आपका कोई रिस्क होता है और ये इसमें जो भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी इसमें आपको डिविडेंड भी देती है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं होता, रिस्क काफी लो होता है, लेकिन रिस्क होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में बता दूं, जैसे आपने सुना होगा अडानी के स्टॉक कितने गिर गए हैं। क्यों गिर गए हैं? देखिए उनकी पहली जो थी ना वो ब्लू चिप में आती थी, लेकिन अब वो ब्लू चिप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी पहले इतना नाम था, इतना वो कंपनी कमा भी रही थी, काफी स्टेबिलिटी भी दिख रही थी, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और सारे स्टॉक की वैल्यू गिर गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वो हमेशा ही मतलब रिस्क फ्री हो, उसमें रिस्क भी होता है, लेकिन ये है कि लंबे समय तक आपको क्या फायदे में देती है ये। अब देखिए इनके फायदे तो देख लिए, इनके थोड़े नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको जल्दी से कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो वही 10-5 रुपए का मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। इसमें लंबे समय तक इसमें टिका रहना पड़ेगा। आपके एक बार स्टॉक खरीद ले तो आपको कम से कम सालों बाद इसका रिटर्न मिलेगा, वो भी हाई रिटर्न मिलेगा। और देखिए इसका एक फायदा भी है, अगर आप ये स्टॉक खरीद भी लेते हैं तो आप इसको आसानी से भी सेल भी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए नामचीन कंपनी होती है जैसे रिलायंस, टाटा हो गई, तो इसका कोई भी जल्दी से शेयर खरीद लेगा और जल्दी से इसको खरीद बेच भी देगा, है ना। तो मतलब ज्यादा आपको बायर्स ढूंढने की टेंशन नहीं रहेगी कि अगर मैंने खरीद भी लिया तो अगर मैं इसे बेचूंगा तो कोई खरीदेगा नहीं। इसको आसानी से ऐसे कंपनियों के स्टॉक आसानी से बिक भी जाते हैं। अब हम देखेंगे बुल मार्केट, बियर मार्केट एंड स्टॉप लॉस। तो सबसे पहले मैं तो आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जिससे आपको याद रहे बुल कौन होता है, बियर कौन होता है। देखिए बुल क्या करता है, अपने सिंगों से ऊपर की तरफ मारता है, तो देखिए जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये यानी वो बुल मार्केट है। और देखिए बियर क्या करता है, अपने हाथों से नीचे की तरफ पंजे मारता है, तो इसका मतलब है वो बियर मार्केट है, क्योंकि वो मार्केट नीचे जा रही है। तो ऊपर जाती है तो बुल और नीचे जाती है तो बियर, तो ऐसे आपको याद रखना है। और जैसे कि आपने सुना भी होगा शेयर मार्केट में बिग बुल बोलते हैं, बिग बियर बोलते हैं। तो बिग बुल मतलब वो हाई, मतलब जो ऊपर जाती है ना मार्केट, उसका उसको फायदा होता है, और बिग बियर जो जब मार्केट गिर जाती है तो उसको बिग बियर को फायदा होता है। तो ऐसे बुल ऊपर वाला है, बिग बियर नीचे वाला है। अब देखिए बुल कौन होता है, बुल वो होता है जब मार्केट राइज कर रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे में वो शेयर को खरीदता है और एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट जब राइज करेगा तो उसको वो सेल कर देगा। मतलब जब मार्केट ऊपर जाने वाला, जब वो खरीद लेता है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है फिर वो बेच देता है, तो ऐसे में उसका फायदा हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे हम बोलते हैं बुल है वो, मतलब मार्केट की लैंग्वेज में उसको बुल कहा जाता है। अब इसी का उल्टा जो भी व्यक्ति है जो मार्केट के डिक्लाइन होने का वेट करता है, एक्सपेक्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं उसकी जो चाल है वो बियरिश है, यानी वो बियर है। तो जब भी मार्केट गिरने की कगार पे होता है ना, जब मार्केट गिर जाता है, जब स्टॉक की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो ऐसे में जो बियर वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे स्टॉक को खरीद लेते हैं ज्यादा ज्यादा भाव में, क्योंकि जब भी ऐसी मार्केट गिर जाता है ना तो फिर थोड़ी टाइम बाद मार्केट अपने आप उठने लगता है, राइज करने लगता है, तो ऐसे में उनको कई ज्यादा फायदा हो जाता है। और देखिए जो बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, इनको इन्हीं की ऊपर से उठाया गया है। बुल और बियर जो भी यूज करते हैं ना कि मार्केट क्या ऊपर जा रहा है तो हम बोलेंगे बुलिश मार्केट है, अब मार्केट नीचे जा रहा है हम बोलेंगे बियरिश मार्केट है। तो इन दोनों को ऐसी बताने के लिए ये इनका वर्ड का यूज किया जाता है मार्केट का एक्सप्रेस करने में। अब देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, वो इस पीडीएफ में नहीं लिखी हुई है। देखिए जो बुल मार्केट होती है उसमें मोस्टली ट्रेडर इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं ना, जो खरीदते हैं और उसको और भी ज्यादा जब स्टॉक की वैल्यू राइज कर जाती है तो उसको बेचते हैं, तो ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं। और जो बियर मार्केट होता है उसमें मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए इसमें अब जो बियर होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं, बुल में तो आपको समझ आ गया कि वो खरीद लेंगे तो स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी, फिर वो बेच देंगे, उनको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बियर में देखिए कैसे प्रॉफिट होता है। तो देखिए जब भी मार्केट डिक्लाइन कर जाता है, जब गिर जाता है ना मार्केट, तो जो भी स्टॉक की वैल्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो इन स्टॉक को खरीद लेते हैं। तो देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उन स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो गिरता है तो कभी ना कभी तो उनको राइज करना ही है। तो ऐसे में क्या, जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो काफी कम करते हैं और आगे चलते 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 धीरे धीरे जो वैल्यू है उसकी बढ़ जाती है स्टॉक की। तो ऐसे जो बियरिश मार्केट में क्या काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। अगर एग्जांपल के थ्रू बता दूं, देखिए अडानी के शेयर सभी कितने ज्यादा गिर गए हैं, और अगर ऐसे में कोई भी अगर बियर वाला बंदा है ना, वो ऐसे में जैसे स्टॉक गिरे हैं वैसे ही वो स्टॉक सारे खरीद लेगा। तो ऐसे में खरीद लेगा तो देखिए अडानी के स्टॉक धीरे से वापस वापस राइज कर रहे हैं ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऊपर। तो ऐसे में जो भी बियर वाला बंदा है ना उसको फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर उसने जैसे गिरे वैसे खरीद लिए, अब धीरे धीरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखिए स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस एक टाइप का एक ऐसा फीचर होता है जो आपको डीमेट अकाउंट पर मिलता है। इसका मतलब होता है कि लॉस को स्टॉप करना, यानी रोकना। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीद लिया 100 रुपए का, और आपने उस पर एक वैल्यू लगा दी कि मान लीजिए अगर ये 80 रुपए से नीचे गिर गया, तो जब भी आप उस पर स्टॉप लॉस लगा देंगे ना, तो 80 आप उसमें एक रेंज लगा देंगे, 80 लग गई, तो अब अगर 80 से ज्यादा गिर जाता है ना, तो वहीं पर जो आपका जो वो स्टॉक है ना वो सेल हो जाता है, यानी बिक जाता है। अगर उसकी वैल्यू क्या है, वहां पे आपका जो लॉस है ना वो बच जाता है, मतलब वहां पे आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ, चाहता तो आपका और भी नुकसान हो सकता था, जितना वो नीचे जाता गिरता उतना आपको नुकसान हो सकता था, लेकिन आपने स्टॉप लॉस का फीचर लगा रखा था अपने डीमेट अकाउंट पे, तो इससे क्या हुआ, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये एक टाइप का ऐसा फीचर है डीमेट अकाउंट पे जो आपके लॉस को कम करता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं।
तो देखिए बोल रहा है कि जो स्टॉप लॉस होता है एक टाइप का ऐसा टूल होता है जो भी आपने स्टॉक खरीदा उसको मॉनिटर करता रहता है, उसके प्राइस को देखता रहता है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो आप एक रेंज सेट कर देते हैं कि भाई अगर इससे नीचे चला गया तो इसको बेच दो, सेल कर दो, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके पास ये रहा और उसकी वैल्यू और ज्यादा गिर गई तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ये टूल आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ये उसके प्राइस को मॉनिटर करेगा, जैसे उसकी वैल्यू अगर आपके रेंज से ज्यादा गिर जाती है तो ऐसे में वो आपको गिरने से और बचा लेगा। तो देखिए एग्जांपल के लिए आपको बता भी रखा है, मान लीजिए ए नाम का कोई स्टॉक होल्डर है ना, जिसने स्टॉक खरीद रखा है एबीसी डी कंपनी का। तो मान लीजिए उसने कोई भी 80 रुपए का स्टॉक खरीदा और उसकी वैल्यू 100 रुपए पहुंच गई, तो उसको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन अब उसने सोचा कि मैं अभी नहीं सेल करूंगा, थोड़ा और वेट करूंगा, क्या पता 100 से 200 हो जाए। लेकिन उसने क्या करा, स्टॉप लॉस का एक वो लगा दिया, रेंज लगा दी 95 रुपीज की। अगर 95 से अगर ये कम उसकी वैल्यू जाती है तो ये स्टॉक को सेल कर देना। तो इसने स्टॉप लॉस का जो फीचर है उसको एनेबल कर दिया। तो देखिए जैसे ही उसकी अगर 100 रुपए से 200 रुपए जाती है, 300 रुपए जाती है, तो उसको तो फायदा ही हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही अगर 95 से कम हो जाती है, 94 वैल्यू हो जाती है, तो उसका जो स्टॉक है वो सेल हो जाता है, फिर उसको कितने का 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए उसको और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन उसने स्टॉप लॉस लगा रखा था, उसके प्राइस को मॉनिटर कर रहा था, इससे वो बच गया है ना 15 रुपए का, बल्कि उसका प्रॉफिट ही हो गया है। अगला है हमारा डेरिवेटिव्स। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे डिराइव होता है ना, किसी में से कोई चीज डिराइव करना, एक कॉमन वर्ड है और एक गुड रीजन के लिए यूज होता है। तो डिराइव का मतलब ही होता है किसी चीज में से किसी को ड्राइव करना, यानी जैसे दूध में से घी निकलता है ना, ऐसे हमने क्या करा, घी को दूध में से डिराइव करा है। अब देखिए जो डेरिवेटिव होता है ये फाइनेंस के वर्ल्ड में एक टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी भी एसिड्स के लिए या किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए बोल भी रहा है जो डेरिवेटिव होता है ये ब्रॉड कैटेगरीज होती है, इसमें क्या है बहुत सारे टाइप के डेरिवेटिव होते हैं। तो देखिए हम इनको कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए पहला क्राइटेरिया क्या है, ऑन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, जिसमें देखिए क्या आ जाता है फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल, पुट, एक्सेट्रा। अब देख लिए कोई भी एसेट्स के लिए जो भी हम डेरिवेटिव यूज करते हैं वो होते हैं इट्स वैल्यू फॉर्म, यानी कोई भी फाइनेंशियल और कमोडिटीज हो गई, और भी जो सेवरल अदर चीजें होती है ना, कोई भी चीज हो गई, कोई भी एसेट्स हो गए, उनके लिए भी डेरिवेटिव यूज किया जाता है। तो देखिए जितनी बार भी मैं डेरिवेटिव्स बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, किसी भी एसेट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऑप्शन, जो भी चीज में डेरिवेटिव बोल रहा हूँ उसको आप समझिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए हमने तो इतने सारे डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, लेकिन हमें पढ़ना है कि स्टॉक मार्केट में कौन सा डेरिवेटिव यूज होता है। तो देखिए इसमें कौन सा डेरिवेटिव यूज होता है, फ्यूचर डेरिवेटिव यूज होता है। तो हम समझेंगे कि ये फ्यूचर डेरिवेटिव आखिर क्या होता है। तो देखिए एक एग्जांपल से समझाया गया है। मान लीजिए 1 अप्रैल को कोई भी कंपनी है ए नाम की, उसने क्या किया, वो क्या करती है बिस्कुट बनाती है ना, ए नाम की कंपनी है जो बिस्कुट बनाती है, और उसने 1 अप्रैल को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, एक ऐसी कंपनी के साथ जो कंपनी बी है, वो गेहूं का उत्पादन करती है, तो मतलब गेहूं देती है ना, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को गेहूं देती है। तो एक कंपनी ने बी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपका गेहूं खरीदेंगे कितने में, 2200 पर क्विंटल, है ना। एक क्विंटल मतलब एक क्विंटल कितने रुपए का होगा, 2200 रुपए का। तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है, इसमें भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब का, 1 अक्टूबर तक का है। तो देखिए किया कब, 1 अप्रैल को, और है कब तक का, 1 अक्टूबर का। तो अब देखिए जो कंपनी ए है, तो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया कंपनी बी के साथ, क्योंकि जो कंपनी ए है जो बिस्कुट बनाती है उसको पता है कि जब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर में जो गेहूं है ना उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करती है कंपनी ए, वो कंपनी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इस डेरिवेटिव में क्या होता है कि वो आपस में जो फिक्स है ना, वो अमाउंट को फिक्स कर लेती है कि हम 1 अक्टूबर तक जो हम 1 क्विंटल ले रहे हैं, पर क्विंटल हम 2200 रुपए का लेंगे, उससे ना तो ज्यादा देंगे ना उससे कम देंगे, एक फिक्स अमाउंट तय हो जाती है 1 अक्टूबर तक। अब देखिए भले ही मार्केट में जो व्हीट है ना, यानी गेहूं, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, भले ही कितनी बढ़ जाए, यानी देखिए 2500 हो जाए, लेकिन तब भी जो कंपनी ए है उसको कितने देने पड़ेंगे, 2200 ही देने पड़ेंगे। कब तक, 1 अक्टूबर तक। जैसे ही वो एक्सपायर हो जाती है, फिर जितनी वेट की इंक्रीज की वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू, फिर उस कंपनी ए को उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी ए को फायदा हो जाता है, क्योंकि देखिए अक्टूबर में क्या प्राइस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या उसको तो 2200 रुपए देने पड़े, 2500 रुपए नहीं देने पड़े, तो ऐसे में कंपनी ए का फायदा हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करा इसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम एक टाइप का डेरिवेटिव बोलते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे जो कंपनी बी है उसका क्या फायदा हुआ, उसका तो नुकसान हो गया, लेकिन देखिए उसका भी फायदा है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक फिक्स अमाउंट पे किया गया है। मान लीजिए गेहूं की प्राइस अगर घट भी जाते ना, तो भी जो कंपनी ए है उसको कितने देने पड़ेंगे, 2200। भले गेहूं के जो प्राइस है वो घट के 2000 हो जाए, लेकिन कंपनी ए को 2200 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो इसमें कंपनी बी का भी थोड़ा सा फायदा होता है। लेकिन देखिए अंदाजे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि कंपनी ए को पता है अक्टूबर में क्या प्राइस बढ़ जाएंगे, इसलिए उसने ये कॉन्ट्रैक्ट करा। लेकिन कंपनी बी को भी क्या लगा कि अगर गेहूं की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो गेहूं की जो वैल्यू वो भी घट सकती है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक प्रिडिक्शन पर चलता है। तो अब देखिए बोल रहा है कि गोइंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, हम अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। व्हाट आर डेरिवेटिव इज, की जो डेरिवेटिव है वो आखिर क्या है।
तो देखिए डेरिवेटिव क्या है इन दिस केस, आपने इस केस से क्या समझा, उसने क्या एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें क्या करा उसने, वो बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है क्या, गेहूं, और एक सर्टेन डेट तक यानी 1 अक्टूबर तक वो गेहूं को बेच सकता है और खरीद भी सकता है। उसने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब देखिए उसने जो वैल्यू निकाली 2200 रुपए, उस कॉन्ट्रैक्ट ने ये जो वैल्यू ड्राइव करी है ना, कहां से करी है, उसकी जो करंट प्राइस है वीट की, यानी अभी जो वीट की प्राइस चल रही है करंट 2200 रुपए, तो यहाँ से उसने क्या है जो डेरिवेटिव करा है, यहाँ से उसने जो वीट की वैल्यू ली वो यहाँ से इसने डिराइव करी है और फ्यूचर तक करी है कि अब अभी की जो प्राइस चल रही है मैं फ्यूचर में भी आपको यही प्राइस दूंगा। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए जो डेरिवेटिव है वो एक टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक वैल्यू फिक्स होती है कि इस पीरियड ऑफ टाइम तक ये वैल्यू फिक्स है इस चीज की, और जब भी ये एक्सपायर हो जाएगा तो फिर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको देनी पड़ेगी। तो एक टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। अगला है हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब देखिए इसमें काफी ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ है, अगर मैं आपको आसान नहीं समझाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अब देखिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एक टाइप के ऐसे ऑप्शन है जो आपको खरीदने में और बेचने में यानी बाय और सेल का ऑप्शन देते हैं। तो देखिए कॉल ऑप्शन में क्या होता है, आपको एक राइट मिलता है कि आप उसमें क्या है आप खरीद सकते हैं, आपको राइट टू बाय मिलता है। और पुट में क्या होता है, आपको राइट टू सेल मिलता है, यानी जब भी आप कॉल खरीदेंगे तो आपको कोई भी जो स्टॉक है ना उसको परचेज करना है यानी बाय करना है, और अगर आप पुट ऑप्शन लेते हैं तो आपको कोई भी जो स्टॉक है ना आपके पास आपको उसको सेल करना है। तो अब देखिए जब भी मार्केट अगर ऊपर जाता है ना तो आपको क्या है कॉल ऑप्शन को लेना है और उसमें से आपको बाय करना है ना, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा जब भी आप बाय करेंगे। वहीं पर अगर आप पुट ऑप्शन लेते हैं तो जब भी मार्केट गिरेगा तो आपको फायदा होगा, तो वहां पे आपको सेल करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक साइड में इमेज लगा दूंगा, आपको दिख रही होगी, इसकी मदद से आप आसानी से समझ सकेंगे। तो देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए कॉल को हम बोलते हैं सीई, आपको सीई दिखाई दे तो इसका मतलब है कॉल ऑप्शन, और पीई दिखाई दे तो इसका मतलब है पुट ऑप्शन। तो देखिए जब भी मार्केट ऊपर जाता है यानी जब भी मार्केट बुलिश होता है ना, बुल ऊपर जाता है ना, तो देखिए जब भी आपको बुलिश दिखे तो आपको बाय करना है यानी खरीदना है, और अगर आपको बियरिश दिखे तो आपको सेल करना है, वो भी कॉल ऑप्शन में। वहीं पर अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो आपको जब भी बुलिश दिखे तो आपको उसमें सेल करना है, और अगर बियरिश दिखे तो आपको पुट ऑप्शन में बाय करना है। ठीक है, तो देखिए मैं चाहता हूं मैं आपको और भी ज्यादा डीप में पढ़ाऊं, लेकिन अभी मैं अगर आपको डीप में बता दूंगा तो आपको अभी इतना समझ नहीं आएगा। अभी आपको बस पेपर में लिख कर आना है, तो अभी आप बस इतना ही समझिए नॉर्मल नॉर्मल बेसिक सा कि आपको कॉल ऑप्शन में क्या करना है और पुट ऑप्शन में क्या करना है। अब देखिए एक एग्जांपल और दे रखा है, इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए एक ट्रेडर है वो आपको ऑफर कर रहा है, एक ऑप्शन ऑफर कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी एबीसीडी नाम की कंपनी है उसमें आपको 100 शेयर्स खरीदने का बोल रहा है, कितने रुपए में, 50 रुपए में बोल रहा है। अब देखिए उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कितनी है, 6 मंथ, आपको 6 महीने की एक्सपायरी डेट दे देता है, और बदले में वो आपसे 500 रुपए ले लेता है क्योंकि वो ट्रेडर की फीस होती है। लेकिन वो फीस पता है क्यों लेता है, क्योंकि वो आपको पहले ही बता देता है कि अगर आप इस कंपनी के कोई भी शेयर खरीदेंगे ना तो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये बताने की ट्रेडर अपनी 500 रुपए फीस ले लेता है। अब देखिए जो शेयर है वो करंटली ट्रेड हो रहा है 40 रुपए में, तो वो 40 रुपए में अभी ट्रेड हो रहा होता है, लेकिन वो वेट करता है कि उसकी प्राइस क्या अभी राइज होगी ना, रैपिडली होगी 6 महीने तक, अभी उसका एक्सपायरी डेट है तो वो वेट करता है 6 महीने तक। अब देखिए 6 महीने बाद क्या होता है, उसकी जो स्टॉक की प्राइस थी जो उसने खरीदी थी ना, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 65 रुपीज हो जाती है। तो अब देखिए नीचे कैलकुलेशन पाइए, देखिए टोटल प्राइस कितनी हो गई, उसने 1000 मतलब 100 शेयर थे, उसने 50 रुपए में 100 शेयर खरीदे, 5,000 रुपए उसने कॉस्ट दी, और प्लस 500 किसके, ट्रेडर के रुपीस हो गए, तो उसने टोटल फीस कितनी दी, 5,500 रुपए। अब देखिए जब उसकी वो जो स्टॉक की प्राइस थी वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 65 हो गई, तो अब उसने जब सेल करा उसको कितने मिले, 6,500 रुपए, तो 1,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। तो देखिए उसको 18.18% का कॉस्ट प्राइस का उसको प्रॉफिट हो गया। तो अब देखिए मैंने आपको जैसे इमेज में बताया था, जब भी बुलिश हो मार्केट, जब ऊपर जाने वाला हो तो आपको कॉल ऑप्शन में खरीदना है, बाय करना है ना, उसने खरीदा ना तो उसको क्या प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे सिमिलरली आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन में भी करना है। मान लीजिए मार्केट गिरने वाला है, आपने कोई स्टॉक खरीद लिया है और आपको लगने वाला है कि अब तो गिरने वाला है, तो आपको क्या करना है, वो सेल कर देना है। ठीक है, अगला है होल्डिंग पीरियड। तो देखिए होल्डिंग पीरियड वो पीरियड होता है जब आपने कोई शेयर खरीद लिया है, कोई स्टॉक खरीद लिया है, तो आप उसको होल्ड करके रखते हैं, आप वेट करते रहते हैं जब इसकी प्राइस हाई हो जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो जितने टाइम आप उसको होल्ड करके रखते हैं उसी को हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। अब देखिए बोल रहा है कि ए नाम का कोई स्टॉक होल्डर है, उसने क्या करा, उसने 10,000 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा है ना। अब उसने क्या करा, उसके पास दो ऑप्शन है ना इन्वेस्टमेंट करने के, या तो वो 10,000 रुपए को 8 साल तक इन्वेस्ट करते रहे, मतलब 8 साल के लिए स्टॉक को खरीद के रख लिए, जो 8 साल बाद उसकी जो स्टॉक की प्राइस वो डबल हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसी स्टॉक को वो क्या करे, 9 साल तक रखे रहे, तो 9 साल बाद उसकी डबल हो जाएगी। तो अब ये बोल रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो देखिए बोल रहा है ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या पहला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, वो भी शॉर्टर पीरियड में, मतलब कम समय में आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, यानी 8 साल में ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो देखिए बोल रहा है कि अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको जो पहले वाले ऑप्शन में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 9%, और दूसरे वाले पे जो मिल रहा है वो है 8%। तो देखिए ऊपर जो आपको बताया गया है ये बताता है कि जो होल्डिंग पीरियड है वो आपके लिए क्यों जरूरी है।
और देखिए एक रीजन और है जो होल्डिंग पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है टैक्सेशन। देखिए जो टैक्सेशन है ना वो आपकी होल्डिंग पर ही डिपेंड करता है। तो अब जितने टाइम के लिए आप होल्ड करके रखेंगे ना तो उतना ही आपका कम टैक्स कटेगा। तो इसको और डिटेल में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक है हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो देखिए हमने होल्डिंग पीरियड के बारे में पढ़ लिया कि जब तक आप होल्ड करके रखते हैं ना स्टॉक को या शेयर को, तो जितने टाइम के लिए आपने होल्ड करा वही होल्डिंग पीरियड होता है। अब देखिए जब भी आप शेयर को सेल करते हैं, जो भी आपकी कैपिटल गेन होती है वो डिपेंड करती है आपके होल्डिंग पीरियड पे कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए आपने कोई एक शेयर खरीदा और जिस दिन आपने शेयर खरीदा उसके एक साल के अंदर अंदर अगर आप उसको सेल कर देते हैं, फिर उससे आपको जो भी कैपिटल गेन होती है ना तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं और उसको एक साल के बाद अगर सेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि इसके बीच में होल्डिंग पीरियड कितना है, एक साल का। अगर एक साल के अंदर आप बेच देते हैं तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट, और एक साल के अगर बाद बेचते हैं तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए जो भी आपने कैपिटल गेन करी है उस पे कितना आपको टैक्स लगेगा, है ना, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो उस पे आपको कितना आपका टैक्स कटेगा, तो वो डिपेंड करता है किस पर, इनकम टैक्स इफेक्ट ड्यूरिंग एनुअल बजट। जो भी एनुअल बजट आता है ना उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो भी अर्निंग हुई है उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो बजट के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, हलवा सेरेमनी होती है, बजट को पेश किया जाता है, जो वित्त मंत्री होती है वो बजट को पेश करती है। तो जो हमारा एनुअल बजट आता है ना उसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारी कैपिटल गेन हुई है तो उस पर कितना टैक्स कटेगा। अगर हम देखें करंटली का देखें ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना उसपे 15% आपका टैक्स कटेगा। यानी आपने कोई भी शेयर खरीदा है, अगर उसको एक साल के अंदर अंदर आप सेल कर देते हैं तो उसपे 15% आपका टैक्स कटेगा। वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं ना, अगर आप एक साल बाद उसको सेल करते हैं शेयर को और उससे आपको जो कैपिटल मिलती है तो उसपे आपको 10% तक टैक्स कटेगा। तो देखिए उसपे भी एक शर्त है, अगर आपने जो कैपिटल आपको अर्निंग हुई है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हुई है तो आपको 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने लॉन्ग टर्म बाद आपने सेल करा कोई भी शेयर और उसकी वैल्यू ही घट गई है, अगर आपको नुकसान हो गया तो ऐसे में आपको कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स आपको तभी देना है जब आपका 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ है। तो अब हमारी जो फाइनेंस फॉर एवरीवन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।